चलो देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, है ना? नहीं, लास्ट क्लास में क्या किया था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद आज का टॉपिक डाल लो कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा जी के नाम से। ठीक है ना? डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी का मतलब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज ये उठकर आती है कि आखिर आखिर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमने डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी बेटा, है ना? अभी हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस डेफिनेशन देकर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है भाई? इसको डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी प्रोसेस। किसी प्रोसेस से जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। कौन सा वर्क डन बोलो भाई? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स, तो जो वर्क होता है, थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको पढ़ाया जाता वर्क। और बेटा वर्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वर्क और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। कितने तरीके के वर्क है बोलो भाई? दो तरीके के वर्क है, एक है मैकेनिकल और एक है नॉन मैकेनिकल वर्क। बेटा मैकेनिकल वर्क को थर्मोडायनेमिक्स में हमने पीवी वर्क के नाम से पढ़ा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है ना? जिसमें केमिस्ट्री में वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। यह हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना? एक ऐसा वर्क जिसमें क्या होता है, जिसमें एक गैस एक पिस्टन के अंदर भरी जाती है तो पिस्टन में मूवमेंट होता है। ठीक है ना? वो कौन सा वर्क है? पीवी वर्क। और उसके अलावा ऐसा वर्क जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। समझ में आ रहा है? जिसमें कोई गैस का एक्सपांशन या गैस का कंप्रेशन ना हो। ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है? और जनरली जो नॉन मैकेनिकल वर्क होता है वो किस में काउंट होता है? वो डेल्टा जी में काउंट होता है। ठीक है ना? कौन सा वर्क? नॉन मैकेनिकल वर्क। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वर्क डेल्टा जी में काउंट होता है। ठीक है? अच्छा, 11th क्लास में हमने और क्या पढ़ा है? और हमने पढ़ा है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब हमारी जो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन जो है डेल्टा जी जीरो। डेल्टा जी अगर जीरो है इसका मतलब रिएक्शन किस में है? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क की, अगर हम किसकी बात करते हैं बेटा? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की, तो इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी एक तरीके का नॉन मैकेनिकल वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। ठीक है? और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है तो ये बताएगा? फिजिक्स में पढ़ा अभी तक कि नहीं पढ़ा? बोलो भाई, नहीं पढ़ा? ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क अभी तुम पढ़ोगे इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना?
जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क WE इज इक्वल टू Q इंटू V, जहां पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो? अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब मान लो कि एक सेल है और उस सेल में कोई वर्क हो रहा है। हमारी सेल क्या है, सेल है मान लो ये वाली सिंपल, जिंक कॉपर +2 एक्वस, इससे बन रहा है Zn+2 एक्वस, और साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है कॉपर सॉलिड। ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, ओके। अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, हमें यहां दो चीजें चाहिए, Q चाहिए और V चाहिए। क्या चाहिए बेटा? Q एंड V। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक ई सेल होगा जिसे हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल। इस रिएक्शन का एक सेल पोटेंशियल होगा, और ये वही सेल पोटेंशियल है, इसी को हम किसकी जगह पुट करेंगे, इसको हम V की जगह पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह। समझ में आ रहा है? सेल में यही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। और दूसरी चीज, यहां इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और यहां से यहां तक 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, क्या हो गया आलम बीच क्लास में, हाँ तो बाहर बुला लिया करो उसको, ठीक है। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बोलो भाई? 2। लेकिन जब ये रिएक्शन होगी, समझ में आ रहा है, जब ये रिएक्शन होगी तो मैं यहां चार्ज में केवल 2 नहीं लिख सकता, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना पड़ेगा। और प्लस हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस हिसाब से करवाते हैं बेटा, मोल के हिसाब से करवाते हैं। करवाते हैं कि नहीं करवाते बताओ? तो भाई मोल के हिसाब से इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि अगर इसका 1 मोल है तो वो इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन होगा जल्दी बताओ? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अब सवाल ये उठ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। सवाल ये उठ जाएगा कि इस रिएक्शन के लिए 2 मोल पे कितना चार्ज होगा। तो देखो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो 1 मोल पर इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल में होंगे 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10⁻23 का, और जब इसको सॉल्व करते तो वैल्यू आती है कुछ 96487 कूलम, ठीक है, जिसको हमारी किताबों में अप्रोक्सीमेट करके कर दिया जाता है 96500 कूलम, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और इसी को कहा जाता है 1 फैराडे। इसी को क्या कहा जाता है जल्दी बताओ? इसी को कहा जाता है 1 फैराडे, ठीक है बच्चों, ओके। तो रिएक्शन में भाई देखो, यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया, इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। भाई किसी रिएक्शन में 1 मोल का हो सकता है, किसी में 2 का हो सकता है, किसी में 3 का, किसी में 4 का, किसी में 5 का, किसी का 6 का हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैं एक काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं सीधे सीधे चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन। n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो 1 मोल पर 1 फैराडे है, n मोल पर कितना हो जाएगा? n फैराडे चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो हम Q की जगह क्या पुट करेंगे? Q की जगह पुट करेंगे n फैराडे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, Q इंटू V है। समझ में आया? Q की जगह पुट कर देंगे n फैराडे और V की जगह पुट कर देंगे E।
V की जगह पुट क्या कर देंगे, E। बोलो भाई, हाँ या ना। इसकी जगह पुट कर देंगे हम E। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया। समझ में आ रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं डेल्टा जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। किसके लिए? डेल्टा जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं इस तरीके के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, हाँ या ना। डेल्टा जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं इस टाइप की रिएक्शंस के लिए। ओके, चलो भाई, ये हो गया। अब देखो, अब भी हमने लिखा है, अभी हमने डेल्टा जी के बारे में बताया था, अब थोड़ा ई सेल के बारे में बता रहा हूं। बेटा, अगर ई सेल पॉजिटिव होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ई सेल पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है ना? स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल विल वर्क। जब ई सेल जीरो होता है, ठीक है ना, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाती है। ठीक है? डेल्टा जी जब जीरो होता है तो रिएक्शन कहां जाती है? इक्विलिब्रियम में जाती है। और लास्ट में हमारे पास ई सेल जब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ई सेल जब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो चुका है, ई सेल जब नेगेटिव होगा तो हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब ये रिएक्शन नेचर में नहीं होगी। तो उस टाइम पर डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो? बोलो भाई, हाँ या ना। ठीक है? तो अगर इस कॉन्सेप्ट से देखें तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क एक नॉन मैकेनिकल वर्क है। बोलो भाई, हाँ या ना। और डेल्टा जी, डेल्टा जी और इलेक्ट्रिकल वर्क दोनों ही नॉन मैकेनिकल वर्क है, दोनों ही नॉन मैकेनिकल वर्क है। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा जी का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एन एफ ई। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक बराबर होगा। लेकिन अगर साइन में देखें तो दोनों के साइन अपोजिट चल रहे हैं। ये जब प्लस में है तब स्पॉन्टेनियस है, ये जब माइनस में है तब स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, हम फॉर्मूले में अपने तरफ से एक माइनस ऐड कर देंगे। तो ये आ गया किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा जी कैलकुलेट करने का। समझ रहे हो? मतलब इतनी मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला सीखना था। वो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। बोलो भाई, हाँ या ना। अगला, अगर इसी चीज को स्टैंडर्ड कंडीशन में कराऊं तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो हम इस पर सिंपल बोल सकते हैं, ये क्या है? ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। और यहां डेल्टा जी नॉट लिखा है तो ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बोलो भाई, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बताओ, बताओ भाई, आ रही है बात समझ में? एक है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दूसरा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है ना? ये है एक तरीके से सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो आप लिख सकते हो, या तो ये सेल पोटेंशियल है या फिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? लेकिन ये जो सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये है नॉन स्टैंडर्ड वाला, नॉन स्टैंडर्ड। और यहां क्या होगा? ये है स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या फिर इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इससे हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर पूरा कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? हम फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे।
हो गया है क्या ये सभी का? बताओ भाई, हो गया सभी का ये? बेटा लास्ट में तुम दोनों क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन लगाओ, लेकिन डाउट तो तुम लोगों ने नहीं पूछा अभी तक। क्वेश्चन लगाओ, डाउट्स पूछो। और तुम आयुष, सवाल लगाए तुमने कुछ? पूछे तो तुमने एक भी नहीं पिछले चैप्टर के। कोई डाउट नहीं है? हो गया अब ये? लिखो इसे। जल्दी लिखो बेटा इसे। हो गया? बताओ भाई, हो गया? इसे लिखो। इस चीज को याद कर लेना एज अ फैक्ट कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फराडे के बराबर चार्ज होता है। ठीक है ना, जो कि 96500 कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फराडे। यूनिट है फैराडे। माइकल फैराडे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था अपने टाइम का। आई थिंक इसका टाइम पीरियड 1750 से लेकर 1850 के बीच में 16,000 इसने पेटेंट करवाए थे। मतलब इसके 16,000 एक्सपेरिमेंट रजिस्टर्ड हैं। समझ में आ रहा है? चार्ज नेगेटिव है, बिल्कुल चार्ज नेगेटिव में है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। किस पे? अगर देखो वही चीज है, ये समझ लो कि सिंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो हमने उसका माइनस लगा दिया, ऐसा भी बोल सकते हो तुम उसे। ठीक है ना? क्यों बच्चों, हो गया? डन? बोलो। लिख लिया? चलो ये फाइनल फॉर्मूला कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे।
हो गया भाई? आगे बढ़े, फॉर्मूला लिख लिया? चलो, क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉलोइंग। ठीक है ना, बस कुछ क्वेश्चन है उनके लिए ये निकालना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इससे बन रहा है कॉपर सॉलिड, और इसके लिए हमें ई नॉट दिया गया है कॉपर +2 से कॉपर का, और इसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। ठीक है, इसके लिए हमें निकालना है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा -NFE। तो यहाँ पर n क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं बेटा, 2। ओके, एफ एफ है 96500 कूलम, और ई की वैल्यू कितनी है 0.34। साइन के साथ पुट करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसकी जो यूनिट आएगी सब सॉल्व करके वो जूल में आएगी, क्योंकि सब कुछ एसआई में ही चल रहा है। यूनिट किस में आएगी, घूम फिर कर जूल में। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, आ जाएगा या नहीं आएगा? दूसरा है, दूसरी रिएक्शन हमने ले ली जेड एन सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, इससे बन जाएगा Zn+2 एक्वस, और साथ में बन रहा है कॉपर सॉलिड, ये है अपनी। ठीक है, और इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर, इसकी वैल्यू दी है +0.34, और दिया है ई नॉट Zn+2 से Zn, इसकी वैल्यू है -0.76। बेटा ये सेल रिएक्शन है, इस क्वेश्चन में पहले हमें खुद से ई सेल निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल, तो वो हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद हम डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड चल रहा है सब कुछ, एन एफ ई नॉट सेल, यहां पुट करेंगे ई नॉट सेल, ये लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व करो और दोनों के आंसर बताओ कितने आ रहे हैं। आगे बढ़े, आया आंसर? पहले का कितना आ रहा है, 6565620 -65620 जूल। ठीक है, साइन जरूर बताना चाहिए, -65.62 किलो जूल। ओके, किलो जूल। ठीक है,
सेकंड वाले का करो जल्दी से। हाँ, -2 1 2 3 0 0 जूल, ठीक है, सही है। -212.3 किलो जूल, बिल्कुल सही। ये दो आंसर्स हैं। मेथड सबको समझ में आई ना भाई? आंसर तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है ना? कैसा लग रहा? बहुत आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ? बहुत इजी है ना, इसलिए जेई मेंस में नहीं आएगा। ओके, जेई मेंस में ये आएगा। कहाँ गया? खाली पेज है, ये आएगा जेई मेंस में, ये आएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। भाई एक इलेक्ट्रोड है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है? हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन डेटा को यूज करके निकालना है, समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या यूज करके बनाना है, बताओ? गिवन डेटा को। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन की मदद से। हमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में गिवन दे रहा है, ध्यान से देखना। गिवन लिखा है हमें ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर, उसकी वैल्यू दी है +0.3337 वोल्ट, ये दिया हमें। ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर, ये गिवन है। ई नॉट दूसरा हमें दिया है कॉपर +1 से कॉपर +2 की वैल्यू दी है, ठीक है ना? कॉपर +1 से कॉपर +2 की वैल्यू -0.153 वोल्ट, ये वैल्यू दी है। और हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट करो, कॉपर +1 से कॉपर की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, सवाल ये दिया है। तो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है, पहले दो हमारे नोन हो गए, और तीसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये तीसरा वाला इलेक्ट्रोड अननोन इलेक्ट्रोड है। समझे कि नहीं समझे भाई? अरे बोलो भाई, ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमें किसको कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसमें 11th क्लास में आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है ना? और थर्मोकेमिस्ट्री में आपका लगाया था हेस लॉ, उसी हेस लॉ से हो जाएगा, ठीक है ना? और उसी से होगा। किसी और चीज से सोचोगे कि हम फॉर्मूला रट लेंगे और कुछ फॉर्मूला रट के काम चल जाएगा, तो फॉर्मूला रट के काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें हेस लॉ ही चाहिए। और हेस लॉ क्या बोलता है? हेस लॉ बोलता है रिएक्शन लिखो, समझ में आ रहा है? वो क्या बोलता है? पहले रिएक्शन लिखो। जैसे इसकी रिएक्शन है, तो इसकी रिएक्शन है कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर बना रहा है। इसको मैं मान लेता हूं E1, इसको मैं मान लेता हूं E2, इसको मैं मान लेता हूं E3, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इसके बाद लिखो डेल्टा जी। क्या लिखो बताओ? डेल्टा जी। सवाल डेल्टा जी से ही सॉल्व होगा, ठीक है ना? उसका लॉजिक बताऊं? उसका लॉजिक ये है, इस चीज को लिख लेना, डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी है? अरे बोलो भाई, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वही ई की बात करें, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे डेल्टा G1, डेल्टा G1, यहां इलेक्ट्रॉन कितने? -2f, और इसका पोटेंशियल क्या लिख लेंगे? E1। क्या लिख लेंगे इसका पोटेंशियल? E1। दूसरी रिएक्शन लिखो, दूसरी रिएक्शन है कॉपर +1 से बन रहा है कॉपर +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसका डेल्टा जी क्या लिखेंगे? इसका डेल्टा G2 लिखेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन है 1f(E2). इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का फर्क यहां दिख जाएगा। समझ में आ रहा है?
ओके, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या करो, जो रिएक्शन चाहिए है उसको लिख लो। रिएक्शन कौन सी चाहिए है? रिएक्शन चाहिए कॉपर प्लस 1 से कॉपर बनाना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस रिएक्शन का ये रिएक्शन हमको नहीं पता है, समझ में आया? अब ये रिएक्शन इनसे कैसे बनेगी, देखो कैसे अरेंज करना है। कॉपर प्लस 1 लेफ्ट में चाहिए, कॉपर प्लस 1 लेफ्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कॉपर राइट में चाहिए, कॉपर राइट में है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। जस्ट दोनों रिएक्शन को उठा के ऐड कर दो। उठाकर ऐड करोगे तो कॉपर प्लस 2 दोनों साइड पर है, कॉपर प्लस 2 दोनों साइड पर है, कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 2 कट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, फाइनल रिएक्शन आ जाएगी कॉपर प्लस 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इससे बन गया कॉपर सॉलिड। जो चाहिए था वो रिएक्शन आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। और इस रिएक्शन के डेल्टा जी को मैं बोल देता हूं डेल्टा जी थ्री। क्या बोल देता हूं इसको? डेल्टा जी थ्री। डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू, दोनों रिएक्शन को क्या किया गया है? प्लस किया गया है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस 2f(E1) प्लस ब्रैकेट में माइनस 1f(E2). समझे बेटा? और इस डेल्टा जी थ्री को ओपन कर लो, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, f, और इसका क्या ले लिया? इसका ले लिया E3, ये हो गया माइनस 2f(E1) माइनस f(E2). 1 को लिखने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तुम f, f और f को काट दो, समझ में आ रहा है? और उसके बाद सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करके। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ? बढ़िया सवाल है कि नहीं है, बताओ? थोड़ा दिमाग लगेगा, है ना। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा जी का। इसमें E1 E2 की वैल्यू पुट करो और E3 निकालो, आंसर निकाल के बताओ E3 कितना आ रहा है। चलो बताओ, इजी है कि नहीं है, बोलो। जिसने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी उसको समझ में आया होगा कि मैं इसमें हैश लॉ लगा रहा हूं। आया समझ में कि नहीं आया? क्यों दिव्यांश? हाँ, चलो भाई लिख लो, आंसर बताओ, और क्वेश्चन में दूंगा फिर क्वेश्चन लगाना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट राइट बदल 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 के चेक करना होता है और कुछ नहीं करना होता। कितना? साइन बताओ, साइन प्लस या माइनस? जुझार प्लस, इसका आंसर है प्लस 0.521 वोल्ट, क्योंकि सारी चीजें तो वोल्ट में। बिल्कुल सही बेटा, यही आंसर है इसका, 0.521। यही तो छोटे छोटे सवाल है बस। जल्दी सॉल्व करो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दूं? क्यों भाई, अगला एग्जांपल करोगे? एग्जाम्पल 2 हमें दिया है E0 MnO4 माइनस से Mn+2, MnO4 माइनस Mn+2, इसकी वैल्यू है प्लस 1.51 वोल्ट। और दूसरा हमें दिया है E0 MnO2 से Mn+2, MnO2 से Mn+2, इसकी वैल्यू दी है प्लस 1.23, प्लस 1.23 वोल्ट, है ना, दोनों प्लस में। और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट करो E0 MnO4 माइनस से MnO2 का क्या होगा पोटेंशियल। समझ में आया?
रिएक्शन को पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आप O को भी बैलेंस करो, H को भी बैलेंस करो, समझ रहे हो ना ध्रुव? इतना बैलेंस करने की जरूरत सवाल में नहीं है। O बैलेंस करो, H बैलेंस करो यहां पर, तो तुम सीधे जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया है उसको अप्लाई करो, एक आध को घुमाना पड़ सकता है, फिर ऐड करना होगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लो एग्जांपल 2। क्वेश्चन लिख लिया? नाम क्या बेटा, भूल जाता हूँ। अब्दुल्ला, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया अब्दुल्ला बेटा? ई नॉट एफ ई प्लस 2 से एफ ई, यह है -0.44 वोल्ट। ई नॉट एफ ई प्लस 3 से एफ ई प्लस 2, यह है +0.77 वोल्ट। कैलकुलेट करना है ई नॉट एफ ई प्लस 3 से एफ ई का कैलकुलेट करना। आंसर आ जाए तो बताना। नहीं, सेकंड वाली की बात चेक कर रहे हो तो नहीं। हाँ भाई, किसी और का आया? मुझे क्या चाहिए है, मुझे ये रिएक्शन चाहिए। मुझे ये रिएक्शन चाहिए MnO4 माइनस से MnO2 चाहिए रिएक्शन। और ऐसा करने में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका +4 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये है रिएक्शन, इसका पता लगाना है। ओके, अब इससे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहां से भी तुम पकड़ सकते हो, इधर देखो MnO2 लेफ्ट साइड में है और यहाँ MnO4 माइनस लेफ्ट में है। MnO4 माइनस किस में है? लेफ्ट में। मतलब पहली वाली पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे में MnO2 लेफ्ट में है लेकिन MnO2 राइट में जा रहा है, दूसरे वाले को पलटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो पहली रिएक्शन वैसे के वैसे लिख दो। पहली रिएक्शन है MnO4 माइनस, इससे बन रहा है Mn+2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? +7 का, तो मैग्नीज +7 से +2 जा रहा है। मैग्नीज कहां से कहां जा रहा है बोलो? +7 से +2 जा रहा है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। अब ये मत बोलना कि सर मुझे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता। हाँ भैया, फिर वो अलग से पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जब तुम लिखोगे डेल्टा जी तो लिखोगे -5FE1 लिखोगे। दूसरी रिएक्शन क्या है? दूसरी रिएक्शन है MnO2। MnO2 से बन रहा है Mn+2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, और +4 से +2 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा -2Fe2 जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा बोलो? अब पहली रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, दूसरी रिएक्शन को पलटना है।
पहली रिएक्शन को कुछ नहीं करना है, दूसरी रिएक्शन को पलटना है। तो दूसरी रिएक्शन को पलटेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो Mn+2 इधर आ जाएगा, Mn+2 इधर आ जाएगा, तो MnO2 इधर चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। और जब रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये साइन बदलता है, ये वाला साइन जो दिख रहा है ना, ये साइन बदलता है। तो मैंने डायरेक्शन चेंज करी तो माइनस से हो जाएगा 2Fe2 प्लस हो जाएगा, समझे? अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो हम इसमें से, अच्छा ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक पीपीटी का पार्ट है वो, इसीलिए। ओके ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इतने पार्ट में। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है, ये वाली रिएक्शन को और ये वाली रिएक्शन को ऐड करना है। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, Mn+2 कट जाएगा बेटा, कट गया Mn+2 कट गया। बची हुई चीजों को लिख लो, यहां आ जाएगा MnO4 माइनस। अब यहां है 2 इलेक्ट्रॉन और यहां है 5, यहां हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, यहां क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा MnO2, यहां आ जाएगा अपने पास MnO2। बोलो हाँ या ना? और ये वाला और ये वाला एडअप हो जाएगा, इसको इसको एडअप करोगे तो इस रिएक्शन का जो ΔG3 आएगा, ΔG3 आएगा वो आ जाएगा -5FE1 प्लस 2FE2 हो जाएगा। ऐसे करेंगे इसको, हाँ बिल्कुल गलत है। ओके, समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको ओपन अप कर लो, ΔG3 है बेटा, ΔG3 को क्या लिखेंगे, ΔG3 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इसमें, 3, ठीक है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3FE3 लिख देंगे, इज इक्वल टू, यहां है -5FE1 और यहां है +2FE2। यही है कि नहीं है, बोलो? अरे बोलो भाई, यही चीज लिखी है ना। ΔG को हम इस रिएक्शन के हिसाब से लिख लेंगे, इस रिएक्शन में 3 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और F और F को कट कर देंगे, फैराडे है ना, ये हो जाएगा -3। एक काम करो, माइनस पूरी रिएक्शन से माइनस भी काट दो, माइनस माइनस काटोगे तो ये हो जाएगा 3F3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5E1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2E2। वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा 5। E1 का वैल्यू कितना है, 1.51 -2, इसका वैल्यू कितना है, 1.23। अरे बोलो यही है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 3 है। क्यों आकिफ 3 से डिवाइड नहीं किया ना तूने, 3 से डिवाइड नहीं किया था ना, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, E3 1 पॉइंट प्लस या माइनस 1.67 या 69, ठीक है 6967 कुछ आ रहा है, हाँ 1.69 वोल्ट आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात। क्या हो गया ध्रुव, सवाल नहीं निकल रहे क्या? देख लो, लिख लो। और किसी को अगर ऑक्सीडेशन नंबर जानना निकालना सीखना है तो उसके लिए भैया अलग से आना पड़ेगा, है ना, या फिर बाद में कभी पढ़ाएंगे जब जरूरत पड़ रही होगी तब। खैर जरूरत तो अभी भी पड़ी। क्या होगा सर, तक तुमको भी नहीं समझ में आया? हाँ भाई, हो गया, बताओ।
हाँ, कंप्लीट कर लो इसे। कंप्लीट हो गया क्या सभी का? पूरा कर लिया? अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन नीट का पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन समझ रहे हो? ये नीट का पीवाईक्यू है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट में, समझ रहे हो? इसके बाद ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। ओके, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। -0.1, फिर तुमने डिवाइड नहीं किया इसको 3 से, देखो ठीक से। ये बिल्कुल सही आंसर है, -0.036, ये इसका आंसर है। देखो कितना आसान है ना आयुष? लेकिन फिर भी तुमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉड्यूल नहीं किया है, बोलो। कोई बात नहीं, जब भूल जाओगे तब करना, जब तक सारा कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा उस दिन करना। हाँ भाई, हो गया बच्चों? क्यों भैया, आंसर आया कि नहीं आया? -0.036, ठीक से डिवाइड करो, -0.036। चलो भैया, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, आंसर है -0.036। आपके करने के लिए सवाल छोड़ दिया है। चलो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। इसमें बताना है
FeO4 2 माइनस से Fe+2 का, है ना? FeO4 2 माइनस से Fe+2 का बताना है, पूछ रहा हो, है ना? किसका किसका दिया हुआ है हमें? हमें दिया है FeO4 2 माइनस से Fe+3 का, इसका होता है 2 वोल्ट, और Fe+3 से Fe+2 का दिया है 0.8 वोल्ट। इससे ज्यादा और कुछ लगने भी नहीं वाला, वो थर्ड वाला फर्जी में दिया है, उसकी जरूरत ही नहीं है। और तुम्हें बताना है FeO4 2 माइनस से Fe+2 का E0, समझे? तो इसमें क्या करो, इसको मान लो, इसका जो E0 है, E0 FeO4 2 माइनस से Fe+3 जिसकी वैल्यू है +2 वोल्ट, इसको मान लो E1, और दूसरा E0 Fe+3 से Fe+2 इसका है +0.8 वोल्ट, ये मान लो E2, है ना? और इसको मान लेना E3, निकल जाएगा ना? क्यों भैया, वही कॉन्सेप्ट है कि कुछ और है? वही कॉन्सेप्ट है ना? निकालो चलो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नर्स्ट इक्वेशन से ही बनते हैं, ठीक है? इस चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसके बाद फैराडेस लॉ से, ठीक है ना? तो अभी अगली 2 क्लासेस में नर्स्ट इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। फिर हो गया ये 1.82 तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो 1.7 है क्या? देखो, बाकी लोग भी देखो, एक ही आंसर पे नहीं डिपेंड कर सकते। रिएक्शन देख के तो जो लग रहा है कि जस्ट एडिशन है, रिएक्शन देख के लग रहा है जस्ट एडिशन ही है, बस हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6, इसका है +3, इसका है +2, ये हो जाएगा -3Fe1, ये है -1Fe2, और ऐड ही लग रहा है मुझे तो दोनों को देख के, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा तो Fe+3 कट जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो +6 आ रहा होगा FeO4 2 माइनस का। तो ये हो जाएगा अपने पास, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, -4Fe3, -4Fe3 बराबर -3Fe1। ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे ही जनरल लिख रहा हूं, अगर कुछ गलत हो तो बता देना। माइनस 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 चला गया, एफ 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 चला गया, 1.7 आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग बताओ। ये हो गया, ये सवाल आया था 2025 लास्ट ईयर जेईई मेंस। अब इस सवाल में कुछ था ही नहीं, जब ने जितना पढ़ा उसके बाद इसमें कुछ है क्या करने के लिए? बताओ, इजी क्वेश्चन है। बोलो भाई, हो गया? आंसर आया? वो यार 1.7 आ रहा है, ठीक है भाई, 1.7 आ रहा है, ठीक है।
चलो बन जाएगा। इतनी इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस पे कराऊंगा आगे चल के। देखो भाई, अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक को कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अगर हम, ठीक है ना, जैसे ये रिएक्शन हो रही है Cl2 को कॉन्सेंट्रेटेड बेस में रखा जाता है तो ये बनाता है Cl माइनस और बनाता है ClO3 माइनस। Cl माइनस बनाता है और ClO3 माइनस बनाता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसके ऊपर -1 का चार्ज आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से 0 से -1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और 0 से +5 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है यहां रिडक्शन हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, याद रखना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट जो एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है 0, एक एलिमेंट जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेट्स से यहां पर है 0, उसी का रिडक्शन होता है और उसी का ऑक्सीडेशन होता है साइमल्टेनियसली। मेरी बात समझ में आई? उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि अगर P4 है और उसको OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस, तो वो बना लेता है PH3 गैस, -3 में चला गया, और H2PO2 -1 +1 में चला गया, 0 पे था। ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन अपनी एनसीईआरटी की हैं, बाहर की नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लो। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, टाइप ऑफ redox reaction in which, redox reaction in which a particular element present in a compound, present in a compound, present in a compound oxidizes and reduces, oxidizes and reduces simultaneously, या ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड लिखना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, उसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना? ओके। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर देख के तो लग रहा है ये रेडॉक्स का टॉपिक है, तो फिर इसको यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ एक सवाल आता है इस पर बेस करके, पूछता है कि एक पर्टिकुलर आयन है, वो आयन डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा या नहीं करेगा? समझ में आ रहा है सवाल क्या पूछता है? बोलो भाई। एक पर्टिकुलर आयन है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा या फिर नहीं करेगा, ये पूछता है। ठीक है, ओके। देखें सवाल, लिखो जल्दी, एग्जाम्पल लिखो। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, आओ देखो। इसमें एक क्वेश्चन है
एग्जाम्पल 1 हमें ऐसा दिया है, ऐसा देता है क्वेश्चन, कॉपर प्लस 2 है, इससे बन रहा है कॉपर प्लस 1, इसका बोल रहा है, इसकी वैल्यू हमें दी है, इसकी अभी निकाली भी थी ना अपन ने वैल्यू, कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 प्लस 0.15 प्लस 0.15 वोल्ट, और कॉपर प्लस 1 से कॉपर सॉलिड, इसकी वैल्यू है प्लस 0.5 प्लस 0.52, ये वैल्यू दी है, समझे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, डज कॉपर प्लस 1 शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डज कॉपर प्लस 1 शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों भैया, किसी को समझ में आया क्या करना है इसमें, क्या कॉपर प्लस 1 डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा, हाँ स्पॉन्टेनियस चेक करना है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। सीधी सी ट्रिक ये है कि ये चेक करना है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए, देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कब होगी भाई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन तब होगी जब हमें ये दिया हुआ है कॉपर प्लस 2 और ये है ना, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन तब होगी जब कॉपर प्लस 1 ही कॉपर में कन्वर्ट हो और कॉपर प्लस 1 ही कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो। मेरी बात समझे, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब यस डिसप्रपोर्शनेशन होगा। मेरी बात समझ रहे हो। और अब आज ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर ई सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होती है, बोलो स्पॉन्टेनियस। तो बोलोगे सर ई सेल, इससे देख के ई सेल कैसे निकालेंगे, भाई हमें पोटेंशियल दिया, हम ई सेल निकाल सकते हैं। ये वैल्यू मुझे दी है प्लस 2 से प्लस 1, ये एसआरपी की वैल्यू है। ये वैल्यू मुझे जो दी गई है वो प्लस 1 से 0 की, ये एसआरपी की वैल्यू है, समझे बेटा, ओके। एसआरपी की वैल्यू है, मतलब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। और बोर्ड में देखो मुझे रिएक्शन कौन सी करानी है, मुझे कॉपर प्लस 2 को कॉपर में कन्वर्ट करना, तो मेरी एक रिएक्शन है कॉपर प्लस 1 को कॉपर में कन्वर्ट करना है। इस रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये रिएक्शन रिडक्शन की है, ये रिएक्शन कैथोड में होगी। ये रिएक्शन कहां पर होगी, कैथोड में। और दूसरी रिएक्शन है, मुझे कॉपर प्लस 1 को कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिएक्शन कहां पर होगी, ये रिएक्शन एनोड पे होगी। तो मुझे सेल रिएक्शन मिल गई कैथोड और एनोड की, और इसके बाद मैं लगा दूंगा ई सेल। ई सेल क्या होगा भाई, ई सेल होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। बेटा कैथोड कौन है, कैथोड है ये कॉपर प्लस 1 से कॉपर, इसका एसआरपी ये दिया है, अरे बोलो हाँ या ना, इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.52, और ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की, इसका एसआरपी ये दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.15, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.52 माइनस 0.15, कितना आएगा सॉल्व करके, 12 में से 5 गया 7, 0.37, और वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में। प्लस का मतलब है कि जो ई सेल है वो क्या है, वो स्पॉन्टेनियस है। ई सेल प्लस है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसका मतलब यस कॉपर प्लस 1 विल डिसप्रपोर्शनेट, कॉपर प्लस 1 डिसप्रपोर्शनेट करेगा, कॉपर प्लस 1 विल डिसप्रपोर्शनेट। अब ये बहुत लेंदी लग रहा है, ठीक है ना, स्कूल में करोगे तो आपको हो सकता है इससे भी लेंदी करना पड़ सकता है स्कूल में, हालांकि इस सवाल के आने के चांसेस बहुत कम है, ओके। अच्छा देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैंने इससे इसको माइनस किया, बोलो हाँ या ना। तो बस इतनी सी ट्रिक है कि आप जिसको, ट्रिक देख लो, आप जिसको चेक कर रहे हो, जिसको भी चेक कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है, जिसको भी चेक कर रहे हो उसका राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी है वो, माइनस जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी है वो। मतलब आप जिसके लिए चेक कर रहे हो, जिसके लिए चेक कर रहे हो वहां केवल ट्रिक ये लगानी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू माइनस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ये वैल्यू
अगर प्लस आ गई इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सिंपल ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? बस इतना देख लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऑक्सीडेशन में दिया है तो उल्टा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? ठीक है ना? नहीं तो आप सिंपली राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड करो और आपको पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चलेगा? बोलो। क्या जुझार नहीं समझ में आया? सही से बता। आ रहा है ना? ये वाला हो गया था। क्या जुझार, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता तेरे को? मेरे से बैठ के क्या? अच्छा, मैं सिखा दूंगा। है ना? सिंपल है कि नहीं है बताओ? देखो, मेथड बहुत लंबी होगी हमेशा, एक्चुअल मेथड, ट्रिक उसकी छोटी सी होगी। जरा सी ट्रिक है, लगाओ तुरंत आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं अभी, तुम लोग अभी तुरंत आंसर बता दोगे, है ना? क्यों भाई? आसान है ना? अरे पूरी केमिस्ट्री आसान है, बहुत इजी है ना? अब तेरा नाम क्या बेटा? रक्षित। हाँ रक्षित, आसान है ना केमिस्ट्री? सही से बोल, आसान है कि नहीं है? सवाल लगा रहा है? सच सच बताना मेरे को। हाँ, क्यों नहीं लगा रहा है? क्यों नहीं लगा रहा है? फिजिक्स और मैथ्स कर रहा है? बेटा टेस्ट में फिजिक्स और मैथ्स में नंबर ना बस आए तेरे, फिर बताता हूँ मैं तेरे को। केमिस्ट्री में तो खैर नहीं आएंगे, सवाल नहीं लगा रहा है तो। ठीक है, लगाओ लगाओ, सवाल लगाओ। सवाल लगाने में तो मजा आता है, और इसके अलावा किस चीज़ में मजा आता है? हाँ, क्या करते हो घर में? फोन चलाते हो? अब तो छिन गया। यही होना चाहिए, छिन जाना चाहिए तुम सब लोगों का फोन। क्या फायदा उस फोन का कि सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तब भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है। मैं ना सिखाऊं ऐसा मैंने बोला? तुम्हें नहीं सिखाऊंगा मैंने। तो फोन के लिए तो तुम तो आईआईटी आईआईटी पहुंच जाएगा तब भी बोलूंगा मैं फोन के लिए, उसमें क्या नई बात है? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना, जल्दी आकर बैठ के पढ़ लेना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़कर आना। उस दिन पढ़ाया तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्लास में, सॉल्यूशन पढ़ा रहा था जिस दिन। पोलर बॉन्ड पढ़ाया था ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, Fe+3 से Fe+2 और इसकी वैल्यू है +0.77 वोल्ट, और इससे बन रहा है Fe, इसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट। सवाल है, विल Fe+2 डिस्प्रपोर्शनेट और नॉट? ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। तो ऐसे ही आंसर दे दो इसका, तो देखते साथ। हाँ, तो रिएक्शन देख के बता एसआरपी है कि नहीं। हाँ के बोलो। तुम मुझे डेटा ना बताओ, सवाल है डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ जुझार, क्या सिखाया मैंने? सिखाया उसको अप्लाई तो करो। मैंने क्या बोला था? राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, यही बोला था ना? राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है? -0.44 माइनस
0.77। ओवरऑल वैल्यू माइनस में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये ट्रिक से हुआ है, पूरा नहीं लिखा इसमें मैंने, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर नेगेटिव आ गया तो Fe+2 विल नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। सामने सामने में गलत आंसर दे रहा है क्या आकिफ? हाँ, ये थोड़ा सा गलत हुआ था, तो -5 है ये, तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर देना है ना, इसी को -5 बोलते हैं, पता है ना। ओके, 4 नंबर तो सवाल के गए और -1 अलग से लेके गए हो, इससे अच्छा ना करते तो 4 ही जाते। नहीं, कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट कहीं से नहीं आया, ई सेल निकाला हूं, बस हो गया। नहीं नहीं, देखो, कभी भी अगर पूछा जाएगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर डेटा दिया है, मतलब वो बोल रहा है भाई सेल से इमेजिन करके बताओ, मेरी बात समझे, उसी ने हमको बोला सेल से इमेजिन करके बताओ। कहाँ बैग क्लोज कर रही है तू, कहाँ बैग बंद करके जा रही हो? हाँ बताओ, वो जब ये डेटा दिया है तो इसी डेटा से सॉल्व करेंगे ना। देखो, एक और चीज बता रहे, हमें पीएचडी 11th-12th में नहीं करनी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 11th और 12th के जब भी जेई के सवाल आते हैं तो जो पैरामीटर दिया है उसी पैरामीटर में सवाल सॉल्व होगा, तो उसके ऊपर रिसर्च नहीं करने की ये कहां से आया वो कहां से आया, ठीक है। देखो, कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिडॉक्स, देखो कोई भी अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, है ना, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगी जब उसका ई सेल पॉजिटिव होगा, तभी वो हो सकती है। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाया गया, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया, ठीक है। ये वाला हो गया। चलो, अगला टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। अगला टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन, है ना, इसको कोई नर्नस्ट नहीं पढ़ेगा, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन है, ओके, एन साइलेंट रहता, नर्स्ट इक्वेशन। देखो भाई, नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड। अभी तक अपन स्टैंडर्ड निकाल रहे थे ना, क्यों भाई, हाया ना, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड वाला। टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल, टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जहां टेम्परेचर कुछ भी हो, जहां प्रेशर कुछ भी रख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रख सकते हैं, उसमें अगर सेल पोटेंशियल निकालना हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो इस इक्वेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से आई है बेटा। एक इक्वेशन थी जो हमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, 11th में थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एक नॉन स्टैंडर्ड वाला है, एक स्टैंडर्ड वाला है, और क्यू आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो, क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, याद है, हाँ, रिएक्शन कोएफिशिएंट। हाँ तुम बताओ बीच में, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, जोर से बोलो, सही बोल रही थी ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, सही बोल रही थी, मुझे लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, बोलो तो सही, नहीं डांटूंगा, चलो। उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, ये कोएफिशिएंट है। तुम बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम है। थर्मोडायनेमिक्स की तो इक्वेशन है, क्यू तो, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ा है ना। हाँ आयुष, तू तो मेरे से केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, थोड़ी शर्म कर ले। आयुष, आयुष पीछे वाला आयुष, हाँ
बोलो 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 बोलो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम भी तो आ गए थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो बताओ क्या होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट? बहुत बहुत बताया, रिलेटेड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अच्छा लगा मुझे जानकर। बेटा केसी लिखना आता है कि नहीं आता? जरूरत पड़ेगी अभी केसी लिखने की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत पड़ेगी। चलो अभी तो फिलहाल, अब मैं इसको ये वाला पार्ट तो मैं कल बताऊंगा। देखो इक्वेशन कैसे होती है। डेल्टा जी को तुम लिख सकते हो माइनस एन एफ ई, ये नॉन स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हो माइनस एन एफ ई नॉट, ये हो जाएगा प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन मतलब लॉन, नेचुरल लॉग। पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो। इतने समझदार तो हो ना तुम लोग। तो एन एफ कट गया तो ये आ जाएगा ई नॉन स्टैंडर्ड वाला, ई नॉट स्टैंडर्ड वाला, माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन क्यू। क्यू में हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे आयंस का। ये है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। देखो इससे आसान डेरिवेशन हो सकता है कि कभी? बताओ। हाँ, इससे आसान डेरिवेशन हो सकता है क्या? बताओ। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉन क्यू, नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, ओके। चलो तुम लोगों को वो समझा देता हूं। देखो अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी, है ना, इससे बन रहा है सी सी प्लस डी डी, ये है। तो इस रिएक्शन का के सी, इस रिएक्शन का के सी जब लिखेंगे तो के सी लिखेंगे तो सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी होगा। ऐसा कुछ लिखा होगा आपने 11th क्लास में, याद आ रहा है? ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस इसमें सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है, सारे कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाले होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए कंडीशन ये है, ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, ऑल कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज आर इन इक्विलिब्रियम। सारी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर निकाली गई है, आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है। और अगर मैं Q निकालूं तो Q क्या होता है? Q का फॉर्मूला होता है C टू द पावर C, D टू द पावर D, A की पावर A और B की पावर B। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है कि नहीं बताओ? लेकिन ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज, ठीक है ना, आर या टू बी पुट एट एनी स्टेट, एट एनी स्टेट। मतलब कि जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन पुट करूंगा तभी वो केसी कहलाएगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी भी टाइम पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल के पुट कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? वो क्यू कहलाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू, या कॉन्सेंट्रेशन निकाला तो क्यू सी। आ रहा है समझ में? अरे बोलो भैया हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बन जाएगी, बन जाएगा ये। चलो तो ये हो गया आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।